Assalamu alaikum dear student, welcome to the next lecture of the physics 9th class. लास्ट टाइम हमने मैटर की कुछ टाइप्स पढ़ ली थी जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस थी। उनके अंदर जो डिफरेंस थी और उनके अंदर जो एटम थे उनकी वाइब्रेशंस हमने पढ़ ली थी, किस तरह से उनके अंदर वो एक दूसरे से डिफरेंट है। आज हमने मैटर की जो चौथी फॉर्म है वो प्लाज्मा है, वो पढ़नी है। प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसके बारे में पढ़ते हैं जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है जी। अब पहले क्या होता है, इसको बेसिकली मैं एक छोटा सा पैटर्न आपके माइंड में होना चाहिए याद रखने के लिए, कि सबसे पहले कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, लेट्स सपोज हमने आइस ले लिए, बर्फ़ का टुकड़ा, उसको हमने हीट किया तो वो बन गया हमारे पास लिक्विड वाटर। उसको फर्दर हीट किया तो वो हमारे पास बन गया गैस। ठीक है जी, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो क्या बन गया हमारे पास, गैस। अब उसी गैस को एक वैक्यूम चैम्बर में हमने फर्दर हीट करना है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से अलहदा हो जाने हैं और न्यूक्लियस उसमें से अलहदा हो जाना है। ठीक है जी। तो या फिर समझ लो कि कुछ आइंस बन जाएंगे, आइंस हमारे पास अलहदा हो जाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास अलहदा हो जाएंगे। तो ये जो स्टेट होती है आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, इसको हम कहते हैं जी प्लाज्मा। ये किसी भी गैस को हीट करने से मिलती है। तो पढ़ते हैं जी इसके बारे में। The kinetic energy of the gas molecule goes on increasing if a gas is heated continuously। मैंने पहले जैसा कि आपको बताया है कि गैस जो है उसको हीट करें तो वो प्लाज्मा की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। तो देखते हैं जी कि इसमें भी इसने यही कहा है कि किसी भी गैस को हीट करें तो कंटिन्यूसली हीट करें तो वो गैस जो है प्लाज्मा की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल गोज ऑन इंक्रीजिंग इफ़ द गैस इज़ हीटेड कंटिन्यूसली। अब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है अगर गैस को फर्दर हीट किया जाए। दिस काज द गैस मॉलिक्यूल टू मूव फास्टर एंड फास्टर। इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल और ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। द कोलिजन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ द गैस बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट द टीर ऑफ द एटम। अब एटम के मॉलिक्यूल जो हैं गैस के अंदर जो एटम के मॉलिक्यूल इनके दरमियान कोलिजन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि ये पूरे के पूरे एटम को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है। ठीक है जी। एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव आयन। अब जाहिर सी बात है कि जिस बंदे ने या फिर जिस एलिमेंट ने कोई चीज़ देनी होती है वो डोनर बन जाता है और डोनर जो है एक पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है जी। एक्सेप्टर हमारे पास हमेशा जो है नेगेटिव आयन होता है। यहाँ पे एक्सेप्टर तो कोई नहीं है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे फ्री मूव करना शुरू हो जाएंगे या फिर उस एटम से बाहर नॉकआउट हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी चीज़ हमारे पास बचेगी वो हमारे पास पॉजिटिव आयन बच जाएगा। ठीक है जी। दिस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, तो वो जो आयन बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, ये दोनों रहेंगे एक ही जगह पे लेकिन ये एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होंगे। ठीक है, हमने नीचे से उसको टेम्परेचर इतना दे देना कि वो दोबारा कंबाइन ना हो, तो इस स्टेट को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा इज आल्सो फार्म्ड इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दीज ट्यूब। एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर भी प्लाज्मा बन सकता है। ठीक है जी। ये प्लाज्मा का बल्ब है, इसमें मेरे ख्याल से कोई गैस है जिसको डिस्चार्ज किया जा रहा है, उसके आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को अलहदा किया जा रहा है। ठीक है जी। तो इस हालत को हम प्लाज्मा कहते हैं। किसी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में भी प्लाज्मा बनता है तो प्लाज्मा की वजह से आपको रोशनी नज़र आती है। प्लाज्मा इज आल्सो कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच गैस अकर इन इट्स आयनिक स्टेट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि प्लाज्मा एक चौथी हालत है किसी मैटर की जिसमें से जो गैस जो है वो आयनिक स्टेट में प्रोड्यूस होती है। पॉजिटिव आयंस एंड द इलेक्ट्रॉन्स गेट सेपरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें से हम पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन को अलग-अलग कर लेते हैं, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। प्लाज्मा आल्सो एग्जिस्ट इन नियोन एंड द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स व्हेन दे ग्लो। अब नियोन के बल्ब भी होते हैं, ये ट्यूब भी होती हैं और जो कि ग्लो करती हैं। ठीक है, उसके अंदर नियोन गैस भरी होती है और वो क्या कर रहे होते हैं कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई करते हैं, वो उसके अंदर गैस को आयंस में और इलेक्ट्रॉन्स में तोड़ देती है। ठीक है जी। इन स्टार सच एज आवर सन गैसेज एग्जिस्ट इन आयनिक स्टेट। तो स्टार जो है जैसा कि हमारे सन है उसमें भी जो गैसेज हैं एक आयनिक स्टेट में, आयनिक यानी कि आयन की फॉर्म में है वो, उनमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिए गए हैं।
ठीक है? उनके अंदर इतनी ज़्यादा हीट है कि वो उनकी कूलिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन उसके सारे के सारे एटम में से वो निकल जाते हैं, ठीक है? उसके अंदर सिर्फ़ कोर बच जाती है, जो कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ़ प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन ही आयन्स होते हैं जी। जिसके अंदर जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो वो एक आयन बन जाता है, तो वो पॉजिटिव आयन होते हैं। तो प्लाज़्मा इज़ हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर। तो प्लाज़्मा जो है एक बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर होती है क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स होते हैं। तो अगर उसके गिर्द कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो चार्जेस बहुत फास्टली उसमें से मूव करेंगे। इट अलाउज़ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। इसमें से करंट जो है आसानी से पास हो सकता है। तो ये थी जो हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे इसने एक प्लाज्मा का बल्ब बनाया हुआ है। इसमें ज़ाहिर-सी बात है यहाँ तो नियोन इसमें कोई गैस होगी जो कि आयोनाइज़ हो रही है। तो आयन्स बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं तो प्लाज्मा बन रहा है और जिसकी वजह से आपको ग्लो मिल रही है। अगला इसमें टॉपिक है जी डेंसिटी के बारे में। इसने कहा है इज़ एन आयरन ऑब्जेक्ट हैवियर देन दैट ऑफ द वुड। तो क्या आयरन जो है आयरन की बनी हुई चीज़ें किसी लकड़ी की चीज़ से भारी होते हैं? नॉट नेसेसरी, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द आयरन एंड वुड यू आर कंपेयरिंग। ये डिपेंड करता है कि आयरन और वुड की क्वांटिटी जो आप कंपेयर कर रहे हैं ये उस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ आयरन एंड वुड then we can easily declare that iron is heavier than wood। बेसिकली हमें कब पता चलता है कि कौन सी चीज़ किससे ज़्यादा हैवी है कि अगर हम एक सेम वॉल्यूम में दोनों चीज़ें डाल दें तो जो सी चीज़ हैवी होगी वो तो नीचे की तरफ आ ही जाएगी ना, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो वो वाली चीज़ जो है हम तब कहते हैं कि भाई ये वाली चीज़ जो है इससे हैवी है क्योंकि सेम वॉल्यूम में दोनों चीज़ें डाली हैं। तो इसी तरह अगर मैं आयरन ग्रेन्स किसी एक वॉल्यूम में डालूँ और जिसके जो वुड के ग्रेन्स हैं उसको भी मैं किसी एक वॉल्यूम में सेम वॉल्यूम में डाल दूँ जो कि सेम क्वांटिटी का हो तो हमें पता चल जाएगा कि जो आयरन है हैवी। क्यों हैवी है? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट आयरन इज़ हैवियर देन वुड। ठीक है। टू नो विच सबस्टांस इज डेंसर और विच इज लाइटर we generally compare the densities of the various substances. The density of the substance is the ratio of its mass to that of its volume. तो किसी भी mass को किसी वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो वो उसकी डेंसिटी बता देता है। तो डेंसिटी की यहाँ पे डेफिनेशन है, पिंक कलर का बॉक्स है जी। यहाँ से इसकी डेफिनेशन है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका ये फार्मूला है। ठीक है जी। किसी भी सब्सटेंस की अगर आपने डेंसिटी निकाली तो इसका फार्मूला है। ऐसा यूनिट इसका है डेंसिटी का जी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इफ वी नो इट्स मास एंड इट्स वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ द वाटर इज़ 5 kg। अब 5 लीटर उसने बता दिया है और इसका जो मास है पानी का वो 5 kg है। तो हमने इसकी आसानी से डेंसिटी, तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या है कि एक तो ये जो है पानी जो है लीटर में लिखा गया है और 1 लीटर हमारे पास 10⁻³ ठीक है क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। ठीक है, क्यूबिक मिलीमीटर के बराबर होता है 1 लीटर 10⁻³ के क्यूबिक मीटर के बराबर। तो 5 लीटर किसके बराबर होगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आसानी से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ऊपर मैथ लिखेंगे जी और नीचे 5 लीटर की वैल्यू लिख देंगे तो हमारे पास 1000 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट इसमें आपने देखना है कि ये एक बॉक्स है, इसमें कुछ डेंसिटीज़ लिखी गई हैं। ठीक है, हवा की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम है। उसके बाद सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? प्लाटिनम की। प्लाटिनम की है जी 21,500 डेंसिटी है इसकी, इतना ज़्यादा डेंसर है। ठीक है, प्लाटिनम सबसे ज़्यादा डेंसर है। उसके बाद गोल्ड है, फिर मरकरी की डेंसिटी आती है, फिर लेड है जी, फिर कॉपर है। ठीक है, फिर आयरन है, फिर एलुमिनियम है, ग्लास है, फिर वाटर है। ठीक है, वाटर है तो बाद उसके बाद आइस है और आइस और कुकिंग ऑयल की अगर आप देखें गौर से तो इन दोनों की डेंसिटी जो है बराबर है। तो कुकिंग ऑयल में आइस आसानी से घुल सकती है लेकिन वाटर जो है उसमें नहीं घुल सकता क्योंकि आइस और कुकिंग ऑयल की डेंसिटी तो ज़्यादा है। तो सेम डेंसिटी वाले आसानी से एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो सकते हैं, लेकिन जिनकी डेंसिटी डिफरेंट है वो कभी भी एक दूसरे के अंदर मिक्सअप नहीं हो सकते। जैसे कि आप पानी को पेट्रोल के अंदर डिज़ोल्व करें तो पेट्रोल की एनर्जी 920 लेकिन पानी की 1000 डेंसिटी, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। पेट्रोल हमेशा पानी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फोम है।
फोम की डेंसिटी होती है 89 और हवा की होती है 1.3, ठीक है, 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से एक नीचे है यूजफुल इंफॉर्मेशन का बॉक्स। यहाँ पे 1 मीटर क्यूब के बारे में बताया है, वो हमारे पास 1000 लीटर के बराबर। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है? 1000 लीटर के बराबर। और 1 लीटर किसके बराबर होगा? 10⁻³ मीटर क्यूब के। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 10⁻6 मीटर क्यूब के। ठीक है जी। तो ये 10⁻³ मीटर क्यूब मिलीमीटर क्यूब के बराबर है, और सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 10⁻6 मीटर क्यूब के बराबर। ठीक है। और 1 किलोग्राम मीटर क्यूब किसके बराबर है? 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के बराबर पर मीटर क्यूब के बराबर है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये इसका आप टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए उसने 1 लीटर को इज़ इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर लिखा है। ठीक है। तो 5 लीटर किसके बराबर होगा? 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर है। अब ऊपर उसका मास जो 5 केजी दिया था, तो नीचे उसने लिखा है कि इसका 5 लीटर जो था वाट पानी, ये उसका वॉल्यूम था। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर किया जाए, तो हमारे पास जो इसकी डेंसिटी आ जाएगी, ये नीचे वाले 10⁻³ ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो ऊपर जाके जब पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऊपर 1000 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से जाके इसकी डेंसिटी निकल आएगी पानी की आसानी से। ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो उम्मीद है जी डेंसिटी से आप ये भी निकालने के काबिल होंगे, ये भी और ये भी। तो अगर आपको डेंसिटी दी गई है, तो आप उससे क्या निकाल सकते हो? वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। डेंसिटी दी गई है तो आप उससे मास भी निकाल सकते हो। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट लेक्चर अपना पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप ये इसके साथ साथ ये एग्जांपल भी आप कर लीजिएगा। इसमें कुछ दिया गया है गिवन में। ठीक है। ये हमारे पास उसका मास दिया गया है, और मास दिया गया, और वॉल्यूम वॉल्यूम ये है हमारे पास, और मास हमारे पास ये है। दोनों चीज़ें दी गई, तो आप आसानी से इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो बस वॉल्यूम में आप इसके फार्मूले में पुट करें वॉल्यूम और मास की जगह, तो आपका आसानी से आंसर निकलेगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.3 पढ़ेंगे जी, प्रेशर के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।